Hello everyone. Today we will look at the thinking about the poem of Dust and Snow. Of Dust of Snow. Okay. So question number 1. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो हमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पोएट है उनके साथ जो हुआ उसके बाद उनका मूड क्यों चेंज हुआ है ना। तो a dust of snow refers to small particles or flakes of snow that fall on the poet. Shaken down by crow from a hemlock tree, it symbolizes something minor but still impactful. तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये है कि जब पोएट जा रहे थे, जब वो चल रहे थे, तब उनके कंधे पर स्नो के थोड़े से पार्टिकल्स गिरे। तो वो स्नो के पार्टिकल्स किसने गिरा है? क्रो ने गिरा है। और कौन से पेड़ से गिरा है? हेमलॉक ट्री से गिरा है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और जो क्रो होता है उसे हमारे सोसाइटी में सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है। तो ये ऐसी घटना पोएट के साथ हुई। ओके। पोएट सेज दैट दिस सिंपल अकरेंस, अ क्रो शेकिंग स्नो ऑनटू हिम, हैज चेंज्ड हिज मूड। तो पोएट कहते हैं कि उनके साथ जो ये चीज हुई उनकी वजह से उनका मूड चेंज हुआ, पर एक्चुअली उनका मूड अच्छा हुआ, उनका मूड बेटर हुआ। उनका दिन खराब चल रहा था, शायद उनका किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया होगा, झगड़ा हो गया होगा, या कुछ बिटरनेस की फीलिंग थी उनके मन में, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था। पर ये होने के बाद जब ये डस्ट ऑफ स्नो उनके शोल्डर पे गिरा, जब ये उनके ऊपर गिरा, तो उनको ये चीज़ अच्छी लगी, उनका मूड अच्छा हो गया। अगर उनके जगह कोई और पर्सन होता तो उसका मूड खराब हो जाता। हमको लगता कि अरे ये तो हेमलॉक ट्री जैसे इतने पॉइजनस ट्री के ऊपर से ये हम पे स्नो गिरी है, वो भी किसने गिरा? ये कौवे ने। कौवा इज अ सिंबल ऑफ डेथ। तो कोई और पर्सन होता तो बुरा मान जाता, या उसको लगता कि अरे यार मेरा दिन ऑलरेडी इतना खराब चल रहा था और खराब हो गया। पर पोएट को ऐसा नहीं लगा। पोएट का मूड ऑन द कॉन्ट्ररी और अच्छा हो गया है ना। His mood, initially heavy and possibly full of regret, has lightened. The experience, though small, lifts his spirits and saves part of a day he had earlier rued, that is regretted. पहले उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, और शायद उनका कोई आर्ग्यूमेंट या कुछ हुआ होगा उनके दोस्त के साथ या घर वालों के साथ, जो भी। तो उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, पर ये होने के बाद उनका मूड लाइट हुआ, उनका मूड फ्रेश हो गया है ना। Question number 2. How does Frost present nature in this poem? See. Frost presents nature as a powerful force capable of influencing human emotions in unexpected ways. He uses seemingly dark or negative elements of nature to bring about a positive change. देखो, फ्रॉस्ट एक्चुअली इस पोएम से हमें और एक चीज कहना चाहते हैं कि नेचर कभी भी बुरा नहीं होता। क्रो भी है, अगर क्रो भी है तो वो भी नेचर का एक पार्ट है। हमें उसे किसी नेगेटिव चीज से नहीं एसोसिएट करना चाहिए। अगर हेमलॉक ट्री भी है, भले ही वो पॉइजनस भी क्यों ना हो, पर वो अपने पार्ट ऑफ नेचर है, अपने नेचर का एक पार्ट है। हमें उसको देख के नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हमें ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे ये बुरा हुआ या कितना अनलकी चीज हो गई मेरे साथ। नहीं, हमें किसी भी चीज को नेचर की चीज को, नेचुरल चीज को कभी भी बुरा नहीं कंसिडर करना चाहिए। और नेचर जो है वो मतलब नेचर का अपने मूड पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं बाहर जाना है और उसी वक्त बारिश आ गई तो आपका मूड खराब हो जाएगा। और अगर वही आप कहीं बाहर गए हो पिकनिक मनाने, या किसी डेट पे गए हो, या किसी लंच पे गए हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, या कुछ व्हाटएवर, और वहाँ आपको बहुत सारे फूलों के झाड़ दिखे, बहुत सारे चेरी ब्लॉसम्स दिखे, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अगर आपने गुलमोहर के ट्रीज देख लिए तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो वही है कि नेचर और ह्यूमंस, इनका रिश्ता बहुत गहरा है। तो हमें
इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को नेगेटिवली नहीं इन्फ्लुएंस करना चाहिए, नेगेटिवली नहीं परसीव करना चाहिए। ओके, what are the birds that are usually named in the poems? Do you think crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? अच्छा, मतलब इस पोएम की बात नहीं कर रहे। जनरली जब कोई भी पोएट कविता लिखते हैं तो क्रो एक ऐसा एनिमल है क्या जिसको मतलब अ पर्सन यूजुअली यूजेस और मेंशंस इन हिज और हर पोएम्स। और जनरली कौन से बर्ड्स के नाम लिए जाते हैं पोएम्स में? ओके, बर्ड्स कॉमनली मेंशन्ड इन पोएट्री इंक्लूड नाइटिंगेल्स, रॉबिन्स, डोव्स, लार्क्स। देखो, स्पैरोज भी इसमें आ सकता है, विच आर ऑफन एसोसिएटेड विद ब्यूटी, पीस एंड सॉन्ग। तो ये जो बर्ड्स है उनको एसोसिएट किया जाता है ब्यूटी से, पॉजिटिव एनर्जी से, अच्छे मूड से, एक पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ से। ओके, a crow on the other hand is not frequently featured in poems for its positive symbolism. It often carries connotations of death, darkness, or bad omens. When thinking of a crow, images of mystery, gloom, or even बैड लक में कम टू माइंड। देखो, क्रो एक ऐसा पक्षी है जिसको उतना लकी नहीं माना जाता है, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसको बहुत एक नेगेटिव चीज़ से एसोसिएट किया जाता है, उसको डेथ से एसोसिएट किया जाता है, उसको किसी बैड लक से, किसी बैड न्यूज़ से, कोई अपशकुन या कोई बुरी घटना घटने वाली है, कोई बुरी घटना होने वाली है, कोई कोई मिस हैपनिंग होने वाली है, तभी मतलब ऐसे सब सिचुएशन से क्रो को एसोसिएट किया जाता है। अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन? ठीक है, तो हेमलॉक ट्री क्या होता है? और फिर द पोएट डजंट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल। ओके, नाउ ये जो ब्यूटीफुल है इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्यों डाला है? देखो, ये सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है कि जो हेमलॉक ट्री है वो सुंदर नहीं होता, बट ऑन दी अदर साइड मैपल हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया, कोकोनट हो गया, ये जो ट्रीज है ये सुंदर कंसिडर किए जाते हैं। ऐसा रियल में नहीं है कि हेमलॉक ट्री अच्छा नहीं दिखता या बदसूरत है या अनलक्की है या ये ट्री सिंपल या ये ट्री सुंदर है, जो भी है ऐसा नहीं। सारे ट्रीज इक्वल है, सारे ट्रीज सुंदर है, सारे ट्रीज नेचर का पार्ट है, सारे ट्री हमारे लिए यूजफुल है। अगर हेमलॉक ट्री पॉइजनस भी है तो उसका कोई ना कोई काम है नेचर में, मतलब उसके एग्जिस्टेंस के पीछे भी एक रीज़न है, वो ऐसा ही फालतू में नहीं है। पर सोसाइटी में ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि नहीं, ये ट्रीज ब्यूटीफुल है, चेरी ब्लॉसम ब्यूटीफुल है, गुलमोहर ट्री ब्यूटीफुल है, फ्लावर्स के जो ट्रीज, पेरीविंकल का ट्री हो गया, रोज का प्लांट हो गया, ओके, सनफ्लावर का प्लांट हो गया, हिबिस्कस का प्लांट हो गया, ये ब्यूटीफुल है। वही ऑन द अदर हैंड कैक्टस ब्यूटीफुल नहीं है, वो अगली है। ये सोसाइटी का परसेप्शन है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी तो ये है, ऑल ट्रीज आर ब्यूटीफुल। सेम ह्यूमंस में भी होता है, कुछ लोगों को सुंदर कंसिडर किया जाता है, कुछ लोगों को अगली कंसिडर किया जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। सब सुंदर होते हैं, सब हम भगवान के बच्चे हैं, सब नेचर का पार्ट है, हम सबका एक एक रीजन है अपने एग्जिस्टेंस का। पर पर लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ यही लोग सुंदर है, ये लोग सुंदर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ब्यूटीफुल को इन्वर्टेड कॉमा के अंडर इसलिए डाला है क्योंकि कैसा हो जाता है कि ये सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये ट्रीज ब्यूटीफुल है और ये ट्री ब्यूटीफुल नहीं है ना। तो इसलिए तो यहाँ हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तो जो हेमलॉक ट्री है, द हेमलॉक ट्री इज अ symbol of poisonous tree. It is a type of poisonous tree symbolically linked to death or sorrow. By choosing the hemlock tree instead of a traditionally beautiful or majestic tree like maple or oak, the poet deliberately uses darker imagery to convey his message. Frost avoids typical beauty, showing that nature's less celebrated elements like the crow and the hemlock can also have a positive effect. It is a reminder that unexpected, even darker aspects of life can bring redemption. Okay, so यहाँ पोइट क्या बोलना चाहते हैं कि जो
ऐसे एलिमेंट्स है जिनका मतलब बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता, ऐसी चीज़ें जिनको ब्यूटीफुल कंसिडर नहीं किया जाता, ऐसी चीज़ें जिनको पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जाता, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते, ऐसी चीज़ें जिसके साथ नेगेटिव इमोशंस एसोसिएट किए जाते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं नेचर के, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उनके वजह से भी किसी के लाइफ में मतलब कुछ थोड़े समय के लिए ही सही पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ, एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसिडेंट हुआ पोएट के साथ, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं ये चीज़ गलत है या ये चीज़ बहुत नेगेटिव है, नहीं मेरे साथ तो और बुरा होगा, मेरा दिन अब और बुरा जाएगा, ऐसा पोएट ने नहीं सोचा। पोएट ने क्या सोचा कि नहीं मेरा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि भले ही मेरा आधा दिन अच्छा नहीं गया, पर ये इवेंट होने के बाद, ये जो छोटा सा इवेंट जो हो गया, छोटा सा इंसिडेंस जो हो गया, इसकी वजह से मेरा दिन अच्छा जाएगा। तो उनको बस यही चीज़ बतानी है कि हर चीज़ का अपना एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्रो है वो काला है, या फिर ये है क्रो काला है, मतलब वही रेसिज्म की बात, तो वो शुभ नहीं हो सकता, वो अच्छा नहीं हो सकता, वो एक पॉजिटिव मैसेज का इंडिकेटर नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। हेमलॉक ट्री नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अच्छी चीज़ का संदेशा नहीं दे सकता या फिर वो पॉजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही, it's a reminder that unexpected even darker aspects of life can bring redemption. redemption मतलब किसी चीज़ से हमें बचाना, खराब मूड से बचाना, खराब दिन से बचाना, किसी अनहोनी चीज़ से बचाना, है ना। इसका ये मीनिंग होता है रिडेम्पशन का। क्वेश्चन नंबर 3, what do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that crow shakes off a hemlock tree stand for? Both the crow and hemlock tree symbolize sorrow or negativity. However, their actions result in something uplifting. The dust of snow represents a shift in the poet's mood, showing that even from sources of sadness or bleakness, renewal or lightness can arise. Okay. तो क्रो और जो हेमलॉक ट्री है, ये जो सिंबल्स यूज किए हैं पोएट ने, इसका क्या मीनिंग है और किस चीज़ को ये लोग दर्शाते हैं। वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और जो स्नो है और एक ऑब्जेक्ट जो पोएट ने यूज़ किया है वो है स्नो, तो इन तीनों का भी क्या मीनिंग है। ओके तो हम यहाँ कहना चाहते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री ये किसी दुख या नेगेटिविटी का सिंबल है, पर मतलब ऐसा नहीं कि वो दुख और नेगेटिविटी का सिंबल है, पर सोसाइटी में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये चीज़ें अनलक्की है, ये चीज़ें अशुभ है, ये चीज़ें बहुत नेगेटिव है, या ये चीज़ें बहुत बुरी है, पर ऐसा नहीं होता है ना। ये जो छोटा सा इंसिडेंट हो गया पोएट के साथ, उसके बाद उनका मूड और अच्छा हो गया। तो हमें भी हमारे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें किसी चीज़ को नेगेटिवली नहीं परसीव करना चाहिए, हमें अच्छे से ही परसीव करना चाहिए। However, their actions result in something uplifting. The dust of snow represents a shift in the poet's mood, showing that even from sources of sadness or bleakness, renewal or lightness can arise. कि हाँ, कि स्नो का मतलब यहाँ है कि मतलब पॉजिटिविटी या फिर खराब मूड से अच्छा मूड हो गया पोएट का, उसके बारे में हम कन्वे करना चाहते हैं थ्रू द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो द डस्ट ऑफ स्नो इज अ कैटलिस्ट फॉर इमोशनल चेंज, सिंबलाइजिंग हाउ स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट थिंग्स कैन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं पोएट हमको ये भी कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा हो, जैसे आपको अच्छे मार्क्स आए, आपको जॉब लग गई, या फिर आपका मतलब कुछ भी अच्छा हुआ, आपने कार ली, गाड़ी ली, लैपटॉप ली, जो भी लिया, ऐसी बड़ी चीज़ें रोज़ तो नहीं होंगी ना। तो ऐसा थोड़ी है कि आप रोज़ खुश नहीं रहोगे, आपको रोज़ खुश रहना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखनी है। अगर आपको कभी पक्षी दिख गए उड़ते हुए आकाश में, तो उस चीज़ में भी खुशी मनाओ कि देखो कितना सुंदर है अपना नेचर, पक्षी इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं, पक्षी इतने ज़्यादा खुश है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस?
हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या कि आप सैड हुए हो, आप डिप्रेस्ड हुए हो और फिर आपका जो मूड है मतलब वो बहुत लो है? तो जैसा पोएट के साथ हुआ वैसा कभी आपके साथ भी हुआ है क्या? वो आप खुद के इससे लिख सकते हो, ठीक है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार अपना मूड अच्छा होता है फिर खराब हो जाता है, बहुत बार ऐसा भी होता है अपना मूड खराब हो जाता है फिर अच्छा भी हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है क्या? तो ऐसा आप अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन कुछ भी लिख सकते हो। This is a personal reflection question, but many people can relate to feeling down or depressed and then having a small unexpected moment like seeing a sunset, hearing a kind word, or even observing a random act of nature that lifts their spirit. हाँ, मतलब ऐसा होता है कि अपना दिन बुरा जा रहा है, जैसे हमको कहीं कुछ लग गया, फिर हमें फिर से उसी जगह पर लग गया, या हमको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या शायद हम अपने क्लास के लिए स्कूल के लिए लेट हो गए, या ऐसे ही बहुत सी चीज़ें, मतलब जब बुरी चीज़ें होती है ना सब एक साथ एक ही दिन में हो जाती है। पर फिर कोई छोटी सी भी चीज़ होती है, जैसे अगर हमको हमारा कोई पुराना दोस्त मिलना, या फिर थोड़ी देर एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना, या थोड़ी देर छोटे बच्चों के साथ खेल लेना उनके साथ बच्चा बन के, तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में खुशी देती है। मतलब अपना दिन कितना भी बुरा जाए या कुछ भी हो, such moments may remind us that even when things seem bleak, change can happen in the simplest ways, bringing new perspective और hope. तो वही, तो पोइट ये भी कहना चाहते हैं कि जब दुख होता है तो सिर्फ दुख होता है ऐसा नहीं, दुख के बाद सुख भी आता है। दुख हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, दुख ये टेम्पररी चीज़ है, दुख के बाद सुख आएगा। और ऐसी छोटी सी भी चीज़ है तो वो आपको खुशी दे सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में रोज़ कुछ बड़ा हो, ऐसा रोज़ तो बड़ी चीज़ें नहीं होगी, रोज़ तो आप गाड़ी नहीं लोगे, रोज़ तो आपको जॉब नहीं लगेगी। मतलब एक बात, रोज़ क्या बड़ा होने वाला है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। देखो अपना नेचर है, अपना नेचर कितना खूबसूरत है। बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव, कि नहीं आपको रहने के लिए घर है, आपके पास खाने को खाना है, आपके पास पीने के लिए पानी है, आपके पास पहनने को कपड़े हैं, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, आपका एजुकेशन शुरू है, आपके पास सब है। मतलब इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो रादर देन सैड होने के लिए। और अगर आप सैड हो भी तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, ये हमारे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं। This poem by Frost highlights the idea that even in the midst of sorrow or despair, the natural world has the potential to heal and restore, often in the most unexpected way. हाँ, तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अपने पोएट है वो कहते हैं कि दुख, देखो सुख दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। लाइफ में सुख भी आता है, दुख भी आता है, पर जब लाइफ में दुख आता है इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे हिम्मत हार के बैठ जाए। हमें उस चीज़ से बाहर निकलना है, हमें उस चीज़ को फेस करना है, हमें बहुत ब्रेवली उस चीज़ से फाइट करना है, और हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढनी है ना। हमें ऐसे निराश नहीं बैठ जाना है, हमें अपनी लाइफ जीनी है। मतलब सिर्फ सांस लेते रहना ही जीना नहीं है, हमें खुशी से जीना है। फ्यूचर में हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड मैंने अपनी लाइफ स्पेंड कर दी यही सोचते सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। पर अब मुझे रियलाइज होता है कि अरे लोग तो कुछ सोचते ही नहीं है अपने बारे में, सोचेंगे भी तो सोचने दो ना, उनको क्या सोचना है। हमें सिर्फ खुद की खुशी मैटर करनी चाहिए, है ना। हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहना चाहिए, हमें हमेशा लोगों की खुशी में खुश होना चाहिए, और हमें अपनी भी खुशी में दूसरों को खुश करते आना चाहिए। तो वही चीज़ है कि हमें यही लेसन हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट देना चाहते हैं। तो मतलब देखो दिस पोएम, मतलब इतनी मीनिंगफुल पोएम है ये। सब अब अपने तरीके से इस पोएम को इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। ऐसी पोएम है ये। तो डस्ट ऑफ स्नो की अब समरी देख लेते हैं। ओके, डस्ट ऑफ स्नो summary. Dust of Snow by Robert Frost is a short yet meaningful poem that illustrates the power of nature to positively affect human emotions even in unexpected ways. The speaker describes a simple moment when a crow shakes down a light
dusting of snow from a hemlock tree onto him. While both the crow and the hemlock tree are traditionally associated with negative or dark imagery, crows often symbolize bad luck and the hemlock tree is linked with poison and death. This seemingly insignificant event has profound impact on the speaker's mood. Before the snow fell on him, the speaker was in a bad mood, likely filled with regret or sorrow. As he says, it saved some part of the day I had rued. However, this small interaction with nature through the falling snow lifts his spirits and changes his outlook, suggesting that even simple, fleeting moments can bring about emotional transformation. Through this poem, Frost reminds us that nature, in its various forms, has the power to heal and improve our moods, even when we least expect it. The poem emphasizes the idea that beauty and relief can come from surprising sources, challenging the conventional ideas of what brings happiness and joy. तो हाँ, वही पोएट कहना चाहते हैं कि अंधश्रद्धा पे बिलीव मत करो, अंधविश्वास पे बिलीव मत करो, डोंट बिलीव इन स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडाइसेस, डोंट बी नैरो माइंडेड. जो भी चीज़ नेचर से एसोसिएटेड है वो बुरी नहीं हो सकती. हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, हर चीज़ का अपना एक रोल है, हर चीज़ के एग्जिस्टेंस का अपना एक रीज़न है. हमें किसी भी चीज़ को बुरा कंसिडर नहीं करना चाहिए, है ना. तो यही पोएट कहना चाहते हैं. ये समरी है जिससे आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो. और अगर आप देखो, छोटी सी पोएम है, 8 लाइन की, आपको लर्न करने में इसे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. ओके, सो आपको इसे लर्न करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. ओके, सो अगर आप इसको लर्न करते हो और कभी भी कोई लाइन आती है और अगर आपको उस चीज़ का प्रूफ बताना है तो आप पोएम के लाइन भी कोट कर सकते हो कि जैसे एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. इससे हमें ये पता चलता है कि पोएट का दिन खराब चल रहा था पर ये होने के बाद उनका मूड अच्छा हो गया. तो आप जो पोएम के लाइन्स है वो भी कोट किया करो, अच्छे से आंसर लिखा करो, है ना. तो इससे आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी. और ये समरी का जो PDF है उसकी लिंक और ये क्वेश्चन आंसर्स जो है अपने थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट उसकी भी लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगी, अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ओके, सो यस, दिस वॉज इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.